हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कूकी हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनकहा डर। हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए रहस्यमय घटनाओं और भयानक किस्सों को। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है गढ़कुंडार नाम के एक पुराने और शापित गांव से। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते थे। इस गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे काल कोठरी कहा जाता था। शहर से 5 दोस्त आर्यन, समीर, रिया, नेहा और कबीर एक रोड ट्रिप पर निकले थे। उनकी गाड़ी अचानक गांव के पास खराब हो गई। रात के 8 बज रहे थे और आसमान में काली घटाएं छाई थीं। जब वे मदद के लिए गांव में घुसे तो उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसकी एक आंख सफेद थी और वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, आज अमावस्या है। इस रात को हवाएं भी बातें करती हैं। कहीं भी रुकना, पर उस पहाड़ी वाली हवेली की तरफ मत जाना। आर्यन, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, हंसने लगा। लेकिन रिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गांव में कोई उन्हें पनाह देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें उसी हवेली की ओर जाना पड़ा। भाग 2, हवेली का खूनी इतिहास। जैसे ही वे हवेली के भारी लोहे के गेट के पास पहुंचे, वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक सड़ी हुई गंध उनके नथुनों से टकराई। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां लगे पुराने चित्रों की आंखें ऐसी लगती थीं मानो वे उन्हें देख रही हों। कबीर को वहां एक पुरानी डायरी मिली। वो हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर जोरावर सिंह की थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि ठाकुर ने अमर होने के लिए अपनी ही रियासत के मासूमों की बलि दी थी। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था, जिस पर लिखा था, जो इस रात यहां कदम रखेगा वो कभी सूरज की पहली किरण नहीं देख पाएगा। अचानक समीर चिल्लाया। सब उसकी तरफ भागे, लेकिन समीर वहां नहीं था। फर्श पर केवल उसका चश्मा टूटा हुआ पड़ा था और पास की दीवार पर खून से एक निशान बना था, एक छोटा हाथ। अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवेली की सीढ़ियां अपने आप हिल रही थीं। नेहा रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा। वे मुख्य द्वार की तरफ भागे, लेकिन गेट गायब था। वहां केवल एक ठंडी दीवार थी। तभी उन्हें हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर गया। वहां उसने देखा कि समीर एक कोने में खड़ा था और दीवार से बातें कर रहा था। आर्यन ने उसे छुआ तो समीर का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही समीर मुड़ा, आर्यन के होश उड़ गए। समीर का चेहरा पूरी तरह सपाट था, न आंखें थीं न मुंह। वो केवल एक मांस का पुतला बन चुका था। आर्यन वहां से भागा, लेकिन पीछे से एक भारी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। भाग 4, तांत्रिक और प्रेत का जाल। बाकी दोस्त अब बेसमेंट की तरफ भागे, जहां उन्होंने एक गुप्त कमरा पाया। वहां इंसानी कंकालों का ढेर था और बीच में एक वेदी बनी थी। वहां वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो उन्हें गांव के बाहर मिला था। वो कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि ठाकुर जोरावर सिंह का वंशज था, जो प्रेत आत्माओं की मदद से अपनी जवानी वापस पाना चाहता था। उसने समीर की बलि दे दी थी और अब उसे 4 और बलियों की जरूरत थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की आत्माएं दीवारों से बाहर निकलने लगीं। रिया और नेहा को अदृश्य हाथों ने जकड़ लिया। तभी कबीर को याद आया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था जो इस शाप को तोड़ सकता था। लेकिन वो मंत्र पूरा करने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उस वेदी के पास जाना था जहां तांत्रिक खड़ा था। हवेली हिलने लगी थी। कबीर ने चिल्लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक ने उस पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने बीच में आकर तांत्रिक को धक्का दे दिया। कबीर ने वेदी पर रखे उस पुराने तावीज को आग के हवाले कर दिया, जिससे सारी शक्तियां जुड़ी थीं। एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख न केवल तांत्रिक की थी, बल्कि उस पूरी हवेली की थी। चारों तरफ आग लग गई। आर्यन, कबीर, रिया और नेहा किसी तरह जलती हुई हवेली से बाहर की तरफ कूदे। जब वे बाहर गिरे तो पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई हवेली थी, न कोई पहाड़। वहां केवल एक पुराना कब्रिस्तान था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उनकी गाड़ी ठीक सड़क के किनारे खड़ी थी। वे जल्दी से गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। रास्ते में कबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में वही डायरी का आखिरी पन्ना था। उस पर अब समीर की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था, मैं अभी भी अंदर हूं।
गाड़ी के पीछे वाले शीशे यानी मिरर में उन्होंने देखा कि समीर पीछे वाली सीट पर बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। पीछे वाली सीट पर बैठा समीर या उसकी जैसी दिखने वाली वो छाया चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। रिया और नेहा की सांसें अटकी हुई थीं। वे चिल्लाना चाहती थीं, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कबीर ने कांपते हुए हाथ से रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा मोड़ा तो उसमें समीर का चेहरा धुंधला दिख रहा था, जैसे पानी के अंदर कोई अक्स हो। अचानक समीर ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़क कड़क पूरी गाड़ी में गूंज उठी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर कहां जा रहे थे? हम तो दोस्त हैं ना? वो छोटा ढाबा और अजीब सन्नाटा। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था। मजबूरन आर्यन ने गाड़ी एक पुराने हाईवे के किनारे बने ढाबे पर रोकी। ढाबा पूरी तरह वीरान था। बस एक लाल लालटेन लटक रही थी जो हवा में झूल रही थी। गाड़ी रुकते ही समीर पलक झपकते ही गायब हो गया। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले और एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। वो समीर नहीं था, नेहा सिसकते हुए बोली, समीर की मौत उस हवेली में हो चुकी है, वो कुछ और है। तभी ढाबे के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें काली राख और कुछ सूखी मिर्चियां थीं। उसने इन चारों को देखा और अपनी सूखी आवाज में बोली, अंदर मत आना, जो तुम्हारे साथ आया है उसे परछाई का पहरेदार कहते हैं। वो शरीर नहीं, सिर्फ यादों को खाता है। कबीर ने उस औरत से पूछा, हम इससे कैसे बचें? वो हमारे साथ गाड़ी में था। बुढ़िया ने जमीन पर एक घेरा बनाया और उन्हें अंदर बैठने को कहा। उसने बताया कि जब समीर की बलि दी गई तो उसकी रूह को उस तांत्रिक ने एक वेताल के साथ बांध दिया। अब वो वेताल समीर की यादों का इस्तेमाल करके इन चारों को वापस उस कब्रिस्तान ले जाना चाहता है। तभी ढाबे के पीछे से समीर की आवाज आई, आर्यन, याद है बचपन में हम इस पहाड़ी पर आए थे? रिया, क्या तुम्हें याद है वो वादा जो तुमने मुझसे किया था? आर्यन और रिया सम्मोहित होने लगे। उनके पैर अपने आप घेरे से बाहर निकलने लगे। समीर की आवाज इतनी मीठी और जानी पहचानी थी कि उनका दिमाग तर्क करना छोड़ चुका था। अचानक कबीर ने वो डायरी का पन्ना निकाला जो उसने जेब में रखा था। उसने देखा कि पन्ने पर लिखी समीर की तस्वीर अब और भी गहरी और काली हो गई है। समीर अब ढाबे की छत पर खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा हो रहा था और उसकी उंगलियां नुकीले चाकुओं जैसी हो गई थीं। उसने जोर से चीख मारी, जिससे ढाबे की सारी कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। वो जमीन पर कूदा और रेंगते हुए उनकी तरफ आने लगा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अपनी आंखें बंद करो, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से पेट्रोल का कैन निकाला। उसने उस डायरी के पन्ने पर पेट्रोल डाला और माचिस जला दी। जैसे ही पन्ना जला, समीर के रूप में खड़ा वो शैतान आग की लपटों में घिर गया। उसकी भयानक चीखें पूरे जंगल में गूंजीं, लेकिन जैसे ही आग बुझी, वहां कोई राख नहीं थी। बुढ़िया गायब हो चुकी थी, ढाबा गायब हो चुका था। वो चारों अब सड़क के बीचों बीच खड़े थे। जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो रात के वही 12 बज रहे थे जो हवेली में बज रहे थे। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। ये समीर का मैसेज था, जो 5 साल पहले मर चुके उनके एक और पुराने दोस्त के नंबर से आया था। खेल तो अब शुरू हुआ है, पीछे मुड़कर मत देखना। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खत्म हो चुकी थी। उनके सामने वही गढ़कुंडार गांव का बोर्ड लगा था। वे कहीं नहीं गए थे, वे उसी घेरे में फंस गए थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। आर्यन, कबीर, रिया और नेहा फटी आंखों से उस बोर्ड को देख रहे थे जिस पर लिखा था, गढ़कुंडार में आपका स्वागत है। वे पिछले 4 घंटों से भाग रहे थे, पेट्रोल जला रहे थे, मील दर मील का सफर तय कर रहे थे, लेकिन अंत में वे उसी जगह वापस आ गए जहां से सब शुरू हुआ था। ये मुमकिन नहीं है, नेहा पागलों की तरह हंसने लगी। हम उसी जगह वापस कैसे आ सकते हैं? हम तो 100 की स्पीड पर थे। कबीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुइयां अभी भी रात के 12 पर अटकी थीं। वो समझ गया कि वे केवल सड़क पर नहीं भाग रहे थे, वे समय के एक दुष्चक्र में यानी टाइम लूप में फंस चुके थे। इस गांव की सीमा पार करना अब उनके बस में नहीं था। तभी सड़क के बीचों बीच धुंध से एक साया उभरा। वो समीर था, लेकिन उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और उसकी आंखों से काला गाढ़ा तरल यानी तरल पदार्थ बह रहा था। तुम लोग भाग क्यों रहे हो?
समीर की आवाज अब वैसी नहीं थी, उसमें हजारों चीखों का शोर था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। समीर, तुम मर चुके हो, हमें जाने दो। समीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मर तो मैं बहुत पहले गया था आर्यन, उस हवेली में नहीं, बल्कि 5 साल पहले उस ट्रिप पर जिसे तुम सब भूल चुके हो। ये सुनते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुराना दफन हो चुका राज उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। कबीर की यादें धुंधली होने लगीं। 5 साल पहले वे सब एक और ट्रिप पर गए थे। वहां एक पहाड़ी झरने के पास समीर का पैर फिसल गया था। वे सब डर गए थे, पुलिस के डर से, और अपने करियर को बचाने के लिए उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि समीर पानी में गिर गया है। उन्होंने मान लिया था कि वो मर गया होगा और चुपचाप वहां से भाग निकले थे। समीर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैं उस ठंडे पानी में तड़पता रहा, पत्थरों के बीच फंसा रहा। उस तांत्रिक ने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि मेरी नफरत ने मुझे इस हवेली तक खींच लिया। मैंने ही तुम सबको यहां बुलाया है। अचानक जमीन फटने लगी, सड़क गायब हो गई और वे फिर से उसी काल कोठरी हवेली के ड्राइंग रूम में खड़े थे। लेकिन इस बार हवेली वैसी नहीं थी। दीवारों पर समीर की मौत के मंजर की तस्वीरें खुद बहुद बन रही थीं। रिया रोते हुए समीर के पैरों में गिर गई। समीर, हमें माफ कर दो, हम डर गए थे। समीर ने रिया का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। माफी का वक्त निकल चुका है रिया। अब तुम्हें भी वही ठंडा सन्नाटा महसूस करना होगा जो मैंने किया था। कबीर को समझ आ गया कि समीर का साया यानी प्रेत उस याद और अपराध बोध से ताकत पा रहा है। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच समीर का वो बैग रखा था जो वो 5 साल पहले लाया था। आर्यन, नेहा, हमें इस बैग को नष्ट करना होगा। समीर की आत्मा इसी से जुड़ी है। लेकिन जैसे ही कबीर बैग की तरफ बढ़ा, हवेली की दीवारें संकरी होने लगीं। वे उन्हें कुचलने के लिए करीब आ रही थीं। समीर ने एक भयानक गर्जना की और हवेली के सारे दरवाजे खिड़कियां लोहे की सलाखों में बदल गए। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से वही सफेद आंख वाला बुजुर्ग तांत्रिक फिर से प्रकट हुआ। वो जोर से हंसा और बोला, इसे मारना नामुमकिन है, क्योंकि ये प्रेत नहीं, तुम्हारी खुद की परछाई है। अगर लूप से निकलना है तो तुम्हें एक और बलि देनी होगी। तुम में से किसी एक को यहीं लुकना होगा। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। त्याग और विश्वासघात के बीच की रेखा अब धुंधली होने वाली थी। हवेली की दीवारें अब इतनी करीब आ चुकी थीं कि चारों दोस्तों का दम घुटने लगा था। तांत्रिक की वो बात कमरे में गूंज रही थी। तुम में से किसी एक को यहीं रुकना होगा, तभी बाकी 3 आज की सुबह देख पाएंगे। आर्यन ने नेहा और रिया की तरफ देखा, जो डर के मारे सुध बुध खो चुकी थीं। समीर का साया हवा में तैर रहा था, उसकी उंगलियां रिया के गले पर कसी हुई थीं। मैं रुकूंगा, आर्यन चिल्लाया। समीर, नफरत मुझसे करो, इन्हें छोड़ दो। उस दिन गाड़ी मैं ही चला रहा था, फैसला मेरा था भागने का। कबीर ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। नहीं आर्यन, अकेले तुम गुनहगार नहीं हो, हम सब ने चुप्पी साधी थी। समीर की रूह ने रिया को नीचे फेंका और आर्यन के करीब आई। उसकी आंखों से निकलने वाला वो काला तरल अब आर्यन के पैरों पर गिरने लगा था। जहां जहां वो तरल गिर रहा था, वहां की खाल जलने लगी थी। इतनी आसानी से? समीर की आवाज में हजारों मरे हुए लोगों की गूंज थी। एक की बलि से चैन नहीं मिलेगा मुझे तुम चारों की तड़प चाहिए। अचानक समीर ने अपना हाथ हवा में लहराया और हवेली के फर्श पर 4 गहरी कब्रें खुद ब खुद खुदने लगीं। हर कब्र पर एक एक दोस्त का नाम लिखा था। तभी कबीर ने एक अजीब चीज गौर की। वो सफेद आंख वाला तांत्रिक समीर की नफरत को देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ में पकड़ी हुई माला को तेजी से घुमा रहा था। कबीर को समझ आया कि तांत्रिक समीर को शांत नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी नफरत की ऊर्जा को सोख कर खुद अमर होना चाहता है। समीर, रुको, कबीर चिल्लाया। देखो उस तांत्रिक को, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसे तुम्हारी मुक्ति से मतलब नहीं, वो तुम्हें अनंत काल तक इसी तड़प में कैद रखना चाहता है, ताकि वो तुम्हारी शक्ति का उपयोग कर सके। समीर रुका, उसकी रूह कांपने लगी। तांत्रिक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख लड़के, चुप हो जा। समीर, इन्हें खत्म कर, वरना तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। कमरे में भारी दबाव था। अचानक नेहा, जो अब तक चुप थी, दौड़कर तांत्रिक के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक खंजर था जिसे उसने तांत्रिक को सौंप दिया। मुझे माफ कर दो आर्यन, कबीर, नेहा रोते हुए बोली।
तांत्रिक ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं तुम तीनों को यहाँ फंसाने में मदद करूं तो वो मुझे जिंदा बाहर जाने देगा। आर्यन और कबीर सन्न रह गए। ये अंधेरी रात का सबसे बड़ा रहस्य था। नेहा शुरू से ही तांत्रिक के संपर्क में थी। गाड़ी का खराब होना, उस बूढ़ी औरत का मिलना, सब एक योजना का हिस्सा था। समीर की आत्मा ने जब नेहा का ये विश्वासघात देखा तो उसकी नफरत और बढ़ गई। लेकिन इस बार वो नफरत अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि उस तांत्रिक और नेहा के लिए थी जिसने धोखे का नया खेल खेला था। हवेली में एक तेज धमाका हुआ। समीर ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक अलौकिक युद्ध शुरू हो गया। पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। कबीर ने मौके का फायदा उठाया और आर्यन और रिया को खींचकर टूटे हुए झरोखे की तरफ भागा। नेहा को बचाओ, रिया चिल्लाई। लेकिन नेहा तांत्रिक के पैरों के पास गिर चुकी थी और तांत्रिक ने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। समीर की रूह ने जैसे ही तांत्रिक को अपनी चपेट में लिया, नेहा भी उसी आग में जलने लगी। आर्यन, कबीर और रिया हवेली के मलबे से बाहर की तरफ कूदे। पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी हवेली जमीन के अंदर समाने लगी। आसमान में पहली बार भोर की हल्की सी लाली दिखी। वे भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी अब ठीक लग रही थी। आर्यन ने इंजन चालू किया और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकले। करीब 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्होंने एक पुलिस चौकी देखी। जब वे गाड़ी से उतरे तो पुलिस वाले ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो और तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट पर यह खून कैसा है? कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन वहां समीर का वही पुराना बैग रखा था जो हवेली के मलबे में दब जाना चाहिए था। और बैग के ऊपर एक पर्ची लिखी थी, 3 चले गए, 1 रह गया, पर क्या तुम सच में बाहर आ गए हो? पुलिस वाले के सवाल ने कबीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बैग पिछली सीट पर वैसे ही रखा था जैसे उसे कभी छुआ ही न गया हो। कबीर ने कांपते हाथों से उस बैग की जिप खोली। अंदर कोई कपड़ा या सामान नहीं था, बल्कि वो ताज़ा गीली मिट्टी से भरा था। वही मिट्टी जो कब्रिस्तान की कब्रों में होती है। आर्यन ने घबराकर पुलिस वाले की तरफ देखा। सर, हम एक बड़ी मुसीबत से आ रहे हैं। हमारे साथ की एक लड़की नेहा उस हवेली में। तभी पुलिस वाला धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने अपनी टोपी उतारी तो देखा कि उसके माथे पर वही लाल निशान था जो ठाकुर जोरावर सिंह की हवेली के गेट पर बना था। बेटा, पुलिस वाले की आवाज अचानक वही भारी तांत्रिक जैसी हो गई। तुमने क्या सोचा उस हवेली से बाहर निकलना इतना आसान है? जो एक बार गढ़कुंडार की मिट्टी में कदम रख देता है, उसकी रूह यहीं की जागीर हो जाती है। अचानक पुलिस चौकी की दीवारें पिघलने लगीं। सड़क, पेड़ और आसमान सब धुएं की तरह उड़ गए। आर्यन, कबीर और रिया ने देखा कि वे कहीं नहीं गए थे। वे अभी भी उसी जलती हुई हवेली के मलबे के सामने खड़े थे। सुबह की वो लाली जिसे वे सूरज समझ रहे थे, दरअसल हवेली की आग की लपटें थीं। उनके सामने नेहा खड़ी थी, लेकिन वो अब नेहा नहीं थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तांत्रिक ने नेहा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। समीर की रूह हवा में प्रकट हुई। वो अब शांत दिख रही थी। कबीर, आर्यन, मैंने तुम पर हमला इसलिए किया ताकि तुम इस तांत्रिक के असली जाल को समझ सको। ये लूप सड़क या हवेली का नहीं है, ये तुम्हारे डर का है। जब तक तुम डरोगे, ये रात कभी खत्म नहीं होगी। समीर की रूह ने कबीर के कान में फुसफुसाया। बैग के अंदर देखो, मिट्टी के नीचे मेरी हड्डियां हैं। जब तक मेरा शरीर इस हवेली की मिट्टी में रहेगा, तांत्रिक हमें गुलाम बनाए रखेगा। मुझे यहां से आजाद करो। तांत्रिक नेहा के शरीर में उनकी तरफ झपटा। आर्यन ने उसे रोका, जबकि कबीर ने बैग की सारी मिट्टी जमीन पर पलट दी। मिट्टी के बीच समीर की छोटी सी उंगली की हड्डी और एक पुराना तावीज मिला। आर्यन, इसे आग में डालो, कबीर चिल्लाया। तांत्रिक ने नेहा की आवाज में चीख मारी। अगर तावीज जलाया तो नेहा भी मर जाएगी। रिया ने रोते हुए कहा, नेहा पहले ही मर चुकी है कबीर, वो हमें फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, जला दो इसे। आर्यन ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस तावीज और समीर की अस्थियों पर रख दी। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद मीलों दूर तक सुनाई दी होगी। तांत्रिक का साया नेहा के शरीर से बाहर निकला और आसमान में बिजली की तरह विलीन हो गया। हवेली का मलबा जमीन के अंदर धंसने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक तेज सफेद रोशनी आंखों के सामने छा गई। जब आर्यन ने आंखें खोली तो वो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। सूरज की असली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। कबीर और रिया पिछली सीट पर सो रहे थे। उठो कबीर, रिया, उठो, आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया। वे दोनों हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने चारों तरफ देखा। वे हाईवे पर एक पेड़ के नीचे खड़े थे।
गढ़कुंडार का बोर्ड वहां से 50 किलोमीटर दूर था। क्या वो सब सपना था? रिया ने कांपते हुए पूछा। शायद, कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी आर्यन की नजर डैशबोर्ड पर गई। वहां एक पुरानी मुड़ी हुई पर्ची रखी थी। आर्यन ने उसे खोला। उस पर लिखा था, शुक्रिया दोस्तों, मुझे आजाद करने के लिए, समीर। सब ने चैन की सांस ली कि समीर को मुक्ति मिल गई। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी कबीर की नजर रियर व्यू मिरर पर गई। मिरर में नेहा पीछे वाली सीट के बीच में बैठी थी। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, SH, और मुस्कुराते हुए गायब हो गई। कबीर का खून जम गया। समीर तो आजाद हो गया था, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते नेहा की रूह को उनके साथ भेज दिया था।